अगर तुमने हमारा दिल जलाया है तो हम तुम्हारा जलाएंगे। जब ईरान ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकता है तो कोई ना कोई तो है उसके पीछे। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो पीठ पीछे छुपकर ईरान की सहायता कर रहे हैं। ईरान के बाद अगला कौन? आपका देश। लोग रो रहे हैं तो तस्वीरें ऐसी भी आती हैं कि लोग हंस रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। लोग नाच रहे हैं तो लोग अपने हिजाब आग में जला रहे हैं। ना ट्रंप को आना पड़ेगा बूट्स ऑन द ग्राउंड। एक पॉपुलर टर्म है जियोपॉलिटिक्स की, बूट्स ऑन द ग्राउंड। या मैं बच्चों से भरे एक स्कूल में अटैक कर दूं, वो मिसाइलें दागे जा रहा है। आज इजराइल का एक ही मकसद है, ईरान को चोट देनी है और ऐसी देनी है कि उभर ना पाए। आज बात करेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस वॉर की। लेकिन अगर ये सुन के आपके दिमाग में आ रहा है कि इससे मेरा क्या ताल्लुक, मैं क्यों सुनूं इस वीडियो को, मेरा क्या मतलब, मैं भारत देश का नागरिक हूं। लेकिन आज एक बात जान लीजिए, जो तनाव दो देशों का था, ईरान और इजराइल, अब वो एक महासंगम में, एक महायुद्ध में बदल चुका है, जिसमें आज कई देश भागीदार बन चुके हैं। और हो सकता है अगला देश आपका हो, क्योंकि कई देश इसकी तैयारी में भी हैं। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो पीठ पीछे छुपकर ईरान की सहायता कर रहे हैं। होने को यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगली मिसाइल कहीं भी दागी जा सकती है। लेकिन ये युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 तक जाएगा या फिर ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद ट्रंप ने पहले वेनेजुला तो अब ईरान, ईरान के बाद अगला कौन? आपका देश या शायद जो भी ट्रंप के खिलाफ जाएगा, एक बात तो पक्की है, वो खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म भी ऐसे किया जाएगा कि नामो निशान भी रहेंगे, लेकिन हिम्मत आपकी नहीं होगी कि आप बोल जाएं, क्योंकि फिर आप खतरे में। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां कस्मे वायदे खा के आते हैं कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। क्या आने वाले दिन भारी हो सकते हैं भारत पर? आज सोमवार का दिन, शेयर मार्केट खुलती है, क्रैश कर जाएगी। अक्सर वॉर की सिचुएशन में देखा गया है शेयर मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, लेकिन गोल्ड, चांदी के प्राइसेस अप जाते हैं। क्या होगा? क्या अब इन्फ्लेशन रेट इतना हो जाएगा कि सहन नहीं कर पाएंगे? सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज बात ईरान की करते हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक समझेंगे कि ये अगला देश आपका है या फिर कोई और, या अगला तुर्की है। बातें बहुत साफ हैं। सबसे पहले आते हैं, एक अटैक होता है सैटरडे सुबह 8:10 पर इजराइल की तरफ से ईरान पर। इसमें यूएस बराबर का भागीदार होता है। और एक बात तो ये भी सामने आ रही है, एक्सपर्ट्स और जो रीजनल खबरें कहीं ना कहीं ये भी कहती हैं कि सऊदी के क्राउन प्रिंस की बात हुई थी, तो क्या उन्होंने भी ट्रंप को कन्विंस किया कि हमें ईरान पर जो है वो तनाव की सिचुएशन बनाने की जरूरत है, हमें इस वॉर की जरूरत है? तो बहुत सारे लोग इसमें भागीदार कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ती हूँ, मैं बात करती हूँ कि क्या आज ईरान जो मिसाइलें दागे जा रहा है, 1300 से 1400 प्लस जो हैं आज उसने मिसाइलें दाग दी हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बात मैं संडे की कर रही हूँ, 1 मार्च की तारीख। इतनी मिसाइलें आज वो दाग चुका है, लेकिन क्या वो आउट ऑफ मिसाइल्स नहीं रन करेगा? या फिर उसे इस बात का कोई खौफ नहीं है क्योंकि उसके पीछे चाइना और रशिया खड़े हैं? कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है इस बात का, लेकिन खमनुई के जाने के बाद भी अगर ईरान इतनी जिंदा दिली से खड़ा है, अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अगर तुमने हमारा दिल जलाया है तो हम तुम्हारा जलाएंगे, जब ईरान ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकता है तो कोई ना कोई तो है उसके पीछे। अकेला ईरान इतना सक्षम नहीं है, कितना ही सक्षम होगा। 5वें नंबर पर आता है मिसाइल्स के मामले में यूएस और इजराइल,
जो इस सिस्टम के बड़े तकड़े नाम हैं, उनसे ऐसे कैसे पंगा ले सकता है? और सीधा पंगा तो ये ले भी नहीं रहा, इस पर अटैक होता है तो ये गल्फ कंट्रीज को, यानी कि खादी देशों को बीच में घसीट लेता है। ये कौन से हैं? अब आप ले लीजिए सऊदी अरेबिया, यूएई, आप ले लीजिए कतर। तो ये जो 7 गल्फ कंट्रीज हैं, इन्हें घसीट लिया जाता है। जहां जहां यूएस के एयरबेस होते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईरान चाहता है कि वो रुक जाए, इसलिए ईरान ऐसा करता है। ईरान ऐसा इसलिए करता है ताकि अब ये देश इन्हें नुकसान पहुंचे, तो ये तनाव बनाए, ये एक जो है कहीं ना कहीं बात करें ट्रंप से कि रुक जाओ, थम जाओ, नुकसान हमें हो रहा है, थम जाओ, अब बहुत हो चुका, थम जाओ। तो कहीं ना कहीं ये पैंतरे आजमाने की कोशिश तो जरूर रही है। और ईरान का एयरबेस बहुत वीक है। जहां बाकी देश, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो चाहे वो इजराइल हो, लगातार मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, वो ईरान नहीं कर पा रहा। ईरान पर अटैक हो रहे हैं और मौतें इतनी हो रही हैं कि 40 कमांडर मारे जाते हैं, जिसमें आयतुल्लाह खमेनी, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का नाम आता है तो उनके खानदान का नाम भी आता है, उनके मेजर जनरल का नाम आता है तो उनके और कमांडर्स का भी नाम आता है। इतने बड़े बड़े लोगों को खत्म कर दिया जाता है और आम लोग भी जख्मी होते हैं और 200 से ज्यादा जाने जा चुकी होती हैं। जब ऐसा हो पा रहा है तो मतलब आज ईरान का एयरबेस तो सक्सेसफुल नहीं है। ईरान आज खुद भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि अगर बाहर वालों से लड़ना है तो घर वालों की यूनिटी होना बहुत जरूरी है। हमें ये बेसिक सी बात शुरुआती दौर में सिखा दी जाती है कि यूनिटी बहुत जरूरी है, लेकिन आज ये यूनिटी नहीं है ईरान के पास। अगर आयतुल्लाह खमेनी की मौत पर सोग रख दिया गया है 40 दिन का, 7 दिन की छुट्टी ऐलान दी गई है, अगर रोज दिखाया जा रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तो तस्वीरें ऐसी भी आती हैं कि लोग हंस रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, लोग नाच रहे हैं, तो लोग अपने हिजाब आग में जला रहे हैं। अब सोग वाला प्रदर्शन उस देश में भी हुआ, ईरान में यानी कि, और भारत के लखनऊ से लेकर कश्मीर की बात कर लीजिए, वहां भी हुआ। पाकिस्तान या फिर फ्रांस की बात करूं मैं, कहां नहीं हुआ, हर जगह हुआ। लेकिन जब बात करते हैं कि क्या खमेनी के जाने से लोग बट गए हैं, तो लोग पहले भी 2 धर्म में थे, और जब 2 हाफ्स का हाफ होता है तो वो भी इक्वल पार्ट्स होते हैं। खमेनी के जाने पर ईरान कमजोर होना था, शायद ईरान को इस वॉर को और एस्केलेट नहीं करना था, लेकिन होता कुछ और है, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। आज ईरान खुद 2 धड़ों में बटा हुआ देश, सुपर पावर और इजराइल से क्या लड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल यहीं खड़ा हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं तो इजराइल ये नहीं देख रहा आज कि वो कहां अटैक कर रहा है। इजराइल को मतलब नहीं मैं कमर्शियल पर अटैक कर रहा हूं, मैं खमेनी पर अटैक कर रहा हूं, या मैं बच्चों से भरे एक स्कूल में अटैक कर दे रहा हूं। वो मिसाइलें दागे जा रहा है। आज इजराइल का एक ही मकसद है, ईरान को चोट देनी है और ऐसी देनी है कि उभर ना पाए, और यूएस उसमें इसका साथ दे रहा है। तो उस सोच में इजराइल कहीं ना कहीं ईरान के आम नागरिकों को बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। जहां ये कहा जा रहा था कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं ईरान में, ट्रंप का कहना, तो इजराइल उससे उल्टा क्यों चल रहा है? सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। यहीं पे एक बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? कहीं यहां भी मतलब परस्ती तो नहीं चल रही? कहीं यहां अफगान वेनेजुला वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही? या सीरिया की कहानी? किसकी कहानी कहूं आखिर? धांधली ही इन्होंने पुरानी इतनी बड़ी बड़ी कर रखी है कि कहानियां नहीं खत्म हो रही हैं इनकी। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और इजराइल आज हाईटेक वॉर फाइट कर रहे हैं, और उतनी क्षमता ईरान की तो नहीं है।
या तो चाइना और रशिया कूदे उसके साथ कि भैया हम तो खड़े हैं, आ जाओ जिसको आना है, ऐसी सिचुएशन बन जाए तो अलग बात है। लेकिन ईरान अकेला ज्यादा देर नहीं टिक सकता, या बैक कैमरा फ्लिप कर रहे हो वो लोग, अगर उन्होंने ऑलरेडी वहां वेपन्स पहुंचा दिए हैं तो कुछ कह नहीं सकते। अब ईरान गल्फ कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, ये तो हम समझ चुके हैं। गल्फ कंट्रीज की आज संडे को एक मीटिंग भी है, तो उसमें क्या सामने आता है वो भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या अब गल्फ कंट्रीज का विश्वास ट्रंप से उठ चुका है? जो विश्वास ट्रंप ने दिलाया, जो ट्रीटीज इन लोगों ने आपस में साइन की, ट्रंप कहता है मुझे एयरबेस सेटअप करने दो, लेकिन उस एयरबेस का इस्तेमाल दूसरी कंट्रीज पर हमला करने के लिए तो बहुत अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज की प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही ट्रंप की आर्मी से। वो कहता है कि ऐसा करो, पैसे दो, मैं करता हूं, तो बहुत सारी चीजों के बाद भी नहीं हो पा रही। सवाल यहां भी खड़ा होता है, तो क्या अब गल्फ कंट्रीज यानी कि खाड़ी देश नाराज हैं ट्रंप से? क्या अब ये एक मिलिट्री बन जाएगी? और याद रखिए उस हेक्सागोनल अपॉर्चुनिटी को भारत भूला नहीं है अभी, और इस पूरे मामले के शांत होने के बाद हो सकता है वो हो जाए। आज तक जो भारत अकेला था, हो सकता है वो एक हेक्सागन का पार्ट बन जाए। तो देखते हैं आने वाले दिन क्या कहते हैं, लेकिन एक पावर शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगी आपको। अगर एशिया भर चीन का राज है, अपने एरिया में इजराइल का राज है, तो पूरी दुनिया पर ट्रंप का राज है और कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। सवाल नहीं उठा सकते। आज भारत ट्रंप को ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे वाया वेनेजुला से तेल नहीं खरीदूंगा, भैया मुझे रशिया से खरीदना है क्योंकि मुझे सस्ता पड़ रहा है। अब ये नहीं कह सकते आज ट्रंप को, क्योंकि जो हशर वो उसके बाद करता है। मैं एक लिस्ट ऑफ नाम आपके सामने रखना चाहती हूँ। इराक, सद्दाम हुसैन, बहुत क्रूअल आदमी था, बहुत बुरा था, मैं मानती हूँ, लेकिन मौत ट्रंप ने क्यों दी? आई डोंट मीन ट्रंप, राइट, इट्स अमेरिका, आई एम सॉरी। क्यों अमेरिका ने उसका अंत चाहा? ट्रेड करना चाहता था वो तेल का यूरोज में। लिबिया, गद्दाफी, क्यों गद्दाफी का अंत हुआ? क्योंकि वो गोल्ड दिनार्स में ट्रेड करना चाहता था। अब अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त नहीं है? क्योंकि अमेरिका की खाली बैठकर भी एक इनकम सोर्स है, वो है कि अगर देश दुनिया ट्रेड करता है यूएस डॉलर में, तो उनके पास एक इनकम है, उसे वो कभी नहीं खत्म करना चाहता। उससे वो इनकम उससे ऑटोमेटिकली वो पावर देती है कि वो सुपर पावर है, वो सब पर राज कर सकता है। उन सब चीजों के बाद सीरिया हमारे पास एग्जाम्पल पड़ा है, असद सरकार को खत्म कर दिया गया। अफगान में 20 साल यूएस ने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन अपना मतलब खत्म होने के बाद यूएस वाज लाइक तुम कौन मैं कौन। तो वो मंजर हम आज भी नहीं बोले अफगान के उस एयरपोर्ट का, जहां लोग अपनों को बचाने के लिए हवाई जहाज के पहियों तक से लटक जाते हैं। तो वो मंजर अब भी मेरी आंखों में कहीं ना कहीं एक दर्द लाकर खड़ा कर देता है। इतनी फिक्र है तो वहां क्यों नहीं जाते? इतनी फिक्र है तो तालिबान वहां पहले था तो बाद में क्यों छोड़कर आ गए? तेरे सोर्सेस लगाने के बाद क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अमेरिका मतलब परस्त है, साफ बात आती है। यमन की बात कर लीजिए, आज भी वहां बुरे से बुरे दिन है, ट्रंप वहां क्यों नहीं जाता? इतनी फिक्र है, अगर उसे ईरान की इतनी फिक्र है, वो कहता है कि मुझे यहाँ रजीम चेंज चाहिए, मैं दुनिया का, मैं देश का सोच रहा हूँ, मैं ईरान का बहुत बड़ा साझेदार हूँ, हम ये ईरान के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो भैया यमन नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम्हें अफगान नहीं दिख रहा? या नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो दिख भी नहीं सकता। ट्रंप कहता है तुम अपने न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, तुम तो अपनी सिक्योरिटी भी मत करो, वो भी मैं कर दूंगा। अब गल्फ देशों ने भी धोखा खाया है, लेकिन लोग समझते कहां है। तो ये तो यहां बात साफ हो जाती है कि अपनी सिक्योरिटी खुद कर लो, क्योंकि तुम्हें आजादी दिलाने वाले अक्सर तुम पर राज करने के लिए बैठ जाते हैं। ये तो जियो पॉलिटिक्स की बात बहुत साफ है। इतने बेसिक हमें अब समझ लेने चाहिए, और भारत को इससे ये सीखना चाहिए कि अंधा भरोसा ना ट्रंप पर कीजिए, ना किसी और पर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने सगे हैं, किसी और के नहीं। वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। कैसे? ना तो ट्रंप ये जरूरी समझता है कि मैं यूएन से एक बार सलाह ले लूं, या शायद बात ही कर लूं, बता ही दूं,
अपनी कांग्रेस से बात करने तक की नहीं सोची जाती। अब बात कीजिए इंटरनेशनल कोलिशन करने की, बात नहीं की जाती, सोची नहीं जाती, जरूरत ही क्या है। तो इन सब चीजों के बाद बस इतनी एक्साइटमेंट होती है ईरान के लोगों को बचाने की कि ट्रंप अटैक कर देता है, इजराइल के साथ मिल जाता है। किसी को बताना, किसी को समझाना, क्या भैया, राज हमारा है, करेंगे हम राज। और जो रजीम चेंज की बात ये शुरू से घसीटते आ रहे हैं, मेरा आज सवाल ये है, हो गया रजीम चेंज? नहीं हुआ। सक्सेसर बहुत बैठे थे उनके, समझिए आप इस बात को। खमनोई जब जिंदा थे तो तब भी उनके 4 पॉसिबल सक्सेसर्स थे जिन्हें वो खुद चुनते हैं, चौथे को वो नहीं चुनते, क्योंकि खमनोई भी ये मानते हैं कि हेरिडिटरी सिस्टम नहीं बनाना मुझे, इसे मानते थे। यानी कि तो जो मुज्तबा खमनोई उनके खुद के बेटे, तो उन्हें वो नहीं चाहते थे कि बने, तो 3 पॉसिबल सक्सेसर जिन्हें वो खुद भी मार्क करके गए थे। पहले गुलाम हुसैन, हेड ऑफ जुडिशरी ईरान। दूसरे अली असगर, चीफ ऑफ स्टाफ। तो तीसरे हसन खमनोई, जो पहले जो जो पहले सुप्रीम लीडर थे, उनके ग्रैंड चाइल्ड हैं ये। तो उस चीज के बाद रजीम चेंज तो नहीं आया। अब अगर आप ये पूछते हैं रजीम चेंज आएगा कैसे अगम आखिरकार, तो वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। ये रजीम चेंज के लिए ना ट्रंप को आना पड़ेगा बूट्स ऑन द ग्राउंड। एक पॉपुलर टर्म है जियोपॉलिटिक्स की, बूट्स ऑन द ग्राउंड। समझिए आज इस बात को, बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि आर्मी से लड़ना पड़ेगा। और आर्मी तो आर्मी कौन सी? IRGC, दुनिया की ताकतवर आर्मीज में से एक। खमनोई के जाने के बाद भी अगर आज ईरान झुक नहीं रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, तो उसके पीछे IRGC है। IRGC वो ताकतवर आर्मी है जिससे ट्रंप के लिए जितना इतना आसान नहीं है। और अगर ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में सोचता है तो वो इसके पॉलिटिकल करियर का खात्मा होगा। एक पॉलिटिकल सुसाइड नाम की बी टर्म है, वो ट्रंप पर लागू हो जाएगी। और ट्रंप ऐसा कभी नहीं करेगा, करता है तो वो उसके करियर के लिए पॉलिटिकल सुसाइड से जो है अलग कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड आता है, अगर ट्रंप अपनी आर्मी भेजता है IRGC से लड़ने के लिए, तो अमेरिका के भी लोग मरेंगे। और जो अमेरिका में रोष प्रदर्शन होगा, और फिर दोबारा ट्रंप तो कभी नहीं आएगा। ये एक बड़ा वो है। अब ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम कहते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में ट्रंप ने ये किया, ट्रंप नहीं, ईरान की जनता के लिए तो नहीं किया, इतने मेहरबान तो ये कभी हुए नहीं थे। तो आखिरकार क्यों किया गया? आखिर क्यों? तो देखिए, ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। ईरान वो जगह है जहां माइंस भी हैं तो तेल भी है। ईरान वो जगह है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी अच्छी खासी हैं और इजराइल को नहीं पसंद है। और ट्रंप और इजराइल, मतलब ट्रंप और नेतन्याहू दो अलग शख्स हैं, लेकिन मुझे लगता है अक्सर साथ दिख जाते हैं। तो ये करना पड़ा। अब ईरान से खौफ है ईरान से खतरा है, लेकिन क्यों? ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ईरान इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मेन चीजें हम आज आपको बताएंगे। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, खतरनाक। 3 से 6000 माइंस, जिससे वो सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां अरेबियन सी से ये गल्फ कंट्रीज मिलती हैं। अगर ईरान चाहे तो इन गल्फ कंट्रीज का ट्रेड रोक सकता है, और इन गल्फ कंट्रीज के पास अरेबियन सी के अलावा कोई और चारा नहीं है। सी के राही ट्रेड करने के लिए इनके पास कोई और चारा नहीं है। और ईरान ने ये करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। वो जहाज उड़ा भी रहा है और टांग भी अड़ा रहा है। अब तीसरी बात पर आते हैं। ये 20 से 30% LNG ग्लोबल ऑयल रोक सकता है, क्योंकि ये उसका प्रोडक्शन करता है। अब आप ये देखिए कि रजीम चेंज करना बॉम्ब ड्रॉप करके आसान है। अफगान, इराक एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने।
लेकिन आज अफगान कहाँ स्टैंड करता है और इराक कहाँ स्टैंड करता है? तहस नहस हो गए वो देश, संभालने वाला कोई नहीं, सरकार कोई नहीं आई। कौन सी डेमोक्रेसी भाई, इराक में कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी इन्होंने, अफगान कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। देखिए अब एक और सिनेरियो बनता है, अब जो आगे होगा उस पर भी बात करते हैं कि आखिरकार ईरान का फ्यूचर क्या है। तो एक सरकार वो आ सकती है, खमनोई के अगले लोग, पर कतर में भी इन्होंने चुन चुन के लोग मार दिए, तो क्या ये खमनोई के सारे सक्सेसेस को भी खत्म कर देंगे? देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी सिचुएशन, सीरिया जैसे हालात बन जाए कतर के। आज सीरिया वो देश जो एक दिन आबाद था, आज वो मलबे का ढेर है, कहीं किसी का कब्जा तो कहीं किसी का कब्जा, अलग अलग ट्रूप्स अलग अलग जगह पर कब्जा कर बैठ गई हैं, और ये हालात ईरान के हो सकते हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि ईरान के साथ क्या होता है। और मीडिया ने कहा कि खमनोई की मौत वर्कस्पेस पर हुई, लेकिन एक बात और देखने वाली, जो सैटेलाइट इमेजेस आती हैं वो कुछ और कहती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ तो बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे, जो 30 बॉम्ब्स की बात हो रही है वो बंकर बर्स्टिंग थे और खमनोई छुपे हुए थे। तो एक एंगल ये भी देखने वाला रहेगा कि आगे जाके क्या बात आती है। और इस टाइम NOTAM, नो टाइम जारी कर दिया गया है। 9 से ज्यादा देश इस वक्त अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। हम बात करें ईरान की, आप बात करें इजराइल की, आप बात करें इराक की, आप बात करें जॉर्डन की, आप बात करें कुवैत की, आप बात करें UAE की, आप बात करें कतर की, आप बात करें बहरीन की, किसकी बात करना चाहेंगे? इन्होंने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। तो उसके बाद भी इन पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल ईरान बाज नहीं आ रहा। अब ईरान के पास मिसाइलें तो हैं लेकिन आखिरकार कब तक इतनी कंट्रीज के खिलाफ, मतलब जहां उसने 2 देशों से लड़ना था उसने बहुत देश बीच में घसीट लिए, तो कब तक लड़ पाएगा उनसे अकेले? ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। और यूरोप का भी इसमें एक एंगल सामने आता है कि यूरोप अब कहाँ है। अब फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश कहते हैं कि ट्रम्प तुम आगे लगो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब बात ग्रीनलैंड पे आई थी तो ये सब बहुत दुख में थे, बहुत ही डंके की चोट पर कहने लग गए थे कि ऐसे कैसे। तो इसमें दिखता है कि जब बात अपने पर आती है तो हमारी कंट्री से लेकर हमारे मिनिस्टर से लेकर हम खुद बहुत ही वो हैं कि बात हम पे आएगी तो हम जरूर समझेंगे और बोलेंगे, किसी और पर आएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये बात हमने आज जियोपॉलिटिक्स में भी देख ली है। तो देखिए जरा एक और चीज, आज एक वाक्य सामने आता है, जो कॉन्सुलेट है अमेरिका की कराची में, वहां एक भीड़ उमड़ती है, आग लगा दी जाती है, गोलियां चलती हैं ईरानी समर्थकों पर। 32 लोगों पर गोलियां चलती हैं, 10 की मौत। तो आगे जाकर अगर इसे जल्द से जल्द रैप अप नहीं किया जाता, ये वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होती है, तो ट्रंप को ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और उम्मीद यही है कि वो पहले से तैयार था। अब बात करते हैं कि अभी तक हो क्या गया है। तो तुर्की और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की आपस में कॉल पर बात हुई है। रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की भी आपस में बात हुई है। और रशिया और चाइना अगर बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या ये हंस रहे हैं या ये ईरान की बैक पर खड़े हैं? तो आखिर इस वक्त इनकी बात होना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है। देखिए यहाँ पर, और 1 मार्च 2026 में क्या होता है, ईरान अप्रोक्सीमेटली 1300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च कर चुका है। प्रोजेक्टाइल्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, आपकी क्रूज मिसाइल्स आती हैं और ड्रोन्स भी आते हैं। अब अगर ईरान के हमलों की बात करें तो आपके सामने 40 से ज्यादा कमांडर ईरान के खत्म कर दिए जाते हैं। आप बात करें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, 700 से ज्यादा लोग गंभीर तरह से जख्मी हो जाते हैं। और अब भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जब भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, थमने का नाम नहीं ले रहे।
वो कहता है कि अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है, जब ईरान की वो दिल वाली स्टेटमेंट आती है, तुमने हमारा दिल जलाया, हम तुम्हारा दिल जलाएंगे। एक बात वहां से भी आती है, क्या ईरान आज इतना पावरफुल है कि अगर अमेरिका ने तेहरान को जलाया है तो ईरान वाशिंगटन पर हमला करते नहीं है? कैसे कर सकता है? तो अगर ऐसी बात करता है तो क्या उसके पीछे चाइना और रशिया घात लगाए बैठे हैं कि मौका तो मैंने भैया अमेरिका, तुम्हें तो हम बताएंगे। कल को अगर इन सब दादागिरी के बाद चाइना ताइवान पे कब्जा कर ले तो सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि अमेरिका ने एग्जाम्पल सेट की है। घर में घुस के मारूंगा, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। तो ईरान की ये जो ट्रेड वाली नीतियां थी वो खमनुई पर भारी पड़ी। खमनुई पर भारी उसके अपने पड़े। एग्जैक्ट लोकेशन, कब कहाँ कितने लोग बैठे हैं, खमनुई के साथ बैठे हैं, बॉम्ब गिरता है, 1 मिनट में खानदान खत्म हो जाता है। बड़ी बात है। अब जो मोसाद है, मोसाद इजराइल की वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, और कहा जाता है कि मोसाद के पास दुश्मन के बेडरूम तक की इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या मोसाद का कोई स्पाई खमनुई की सरकार में बड़े ओहदे पर है और वहां बैठा हंस रहा है कि मैंने तो सब कुछ कर दिया लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया? सवाल बड़े हैं। अब आप क्या सोचते हैं? अगर आपका भी कोई रिश्तेदार गल्फ कंट्रीज में बैठा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, तो वरिड आप भी होंगे उनके बारे में। दुबई में बैठा है, अबू धाबी में बैठा है, कतर में बैठा है, जहां लगातार हमले हो रहे हैं, तो आप भी आज तंग होंगे। लेकिन जानिए इस बात को कि ये लड़ाई हुई क्यों, और अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दीजिए, समझिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िए जहां आपको सही सटीक खबर मिलती रहेगी। और वीडियो से पहले ट्वीट पर इंफॉर्मेशन ज़रूर साझी कर दी जाती है, तो वहाँ भी जुड़िए, अपने विचार हम तक पहुँचाइए, हमारे विचार सुनिए। मिलते हैं, धन्यवाद।